सितंबर 1799 ये वो तारीख थी, ये वो महीना था, ये वो समय था जब लाहौर पर एक सुकरचकिया मिसल के प्रमुख ने कब्जा कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। और जब वो सरदार, सुकरचकिया मिसल का सरदार लाहौर के किले में अंदर जा रहा था, तब तोपों की उसको सलामी दी गई। ये सरदार और कोई नहीं, महाराजा रणजीत सिंह थे। बचपन में चेचक की बीमारी के कारण अपनी एक आंख गंवा चुके रणजीत सिंह पहले ऐसे सिख सरदार थे जिन्होंने एक अखंड पंजाब के निर्माण का सपना देखा। द ग्रेटर पंजाब। ग्रेटर पंजाब मतलब एक ऐसा राज्य स्थापित करना जो पंजाब की 5 नदियों के क्षेत्र को कवर करता हो। नमस्कार, मैं संजय सर नॉलेज कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम आधुनिक भारत की सीरीज में लगातार टॉपिक्स कवर करते जा रहे हैं और अब हम टॉपिक नंबर 8 पर हैं और इस टॉपिक नंबर 8 में हमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं। एक होगा महाराजा रणजीत सिंह और दूसरा होगा अंग्रेजों ने किस प्रकार सिख राज्य को जीता, कवर किया, मर्ज किया। क्या भूमिका रही अंग्रेजों की, किस डलहौजी के किस नीति से पंजाब को जीता और क्या वो रहे आंग्ल सिख युद्ध के संबंध, वो हम पढ़ेंगे। मगर पहले हम रणजीत सिंह की बात करेंगे। रणजीत सिंह जब कभी भी आधुनिक पंजाब में या जब कभी आधुनिक भारत के महान राजनेताओं का, योद्धाओं का, योग्य कुशल प्रशासनिक व्यक्तियों का नाम जिक्र होता है तो रणजीत सिंह को स्किप करना असंभव है। हाल ही में लाहौर के बाहर, किले के बाहर उनकी एक स्टैचू लगी थी जिसे कुछ लोगों के द्वारा तोड़ दिया गया। इस घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा। लाहौर जो कि उनकी राजधानी थी, वहां पर उनके साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार किया गया। मगर क्या रणजीत सिंह की क्या भूमिका थी, रणजीत सिंह कौन थे, इन सब पर हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और आधुनिक भारत के एक बहुत महत्वपूर्ण चरित्र हैं रणजीत सिंह, बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं। सब लिए शुरू करते हैं भैया। सबसे पहले हमने सिख धर्म के बारे में नहीं पढ़ा है अभी। सिख धर्म के 10 गुरुओं पर मैं अलग से क्लास लूंगा आप लोगों के लिए। मगर सिख धर्म में 10 गुरु रहे थे। गुरु नानक देव जी के द्वारा प्रारंभ किया गया सिख धर्म की एक श्रृंखला जो गुरु गोविंद सिंह पर जाकर के समाप्त होती है। गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु थे और इन्होंने जो है गुरु ग्रंथ साहिब को ही अगला गुरु निर्धारित कर दिया और तब से हम सब लोग गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मानते हैं। और सारे सिख समुदाय के हमारे भाई बहन जो है इन 10 सिख गुरुओं की शिक्षाओं पर ही चलते हैं और न केवल सिख धर्म के अनुयायी बल्कि हम सभी लोग इनके बारे में। तो इनकी शिक्षाएं क्या थी, इस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कभी सिख धर्म पर मैं क्लास लूंगा तब हम बात करेंगे। तो ये गुरु नानक देव जी ने आध्यात्मिक एक कॉन्सेप्ट दिया, सिख धर्म के दार्शनिक सिद्धांत इन्होंने दिए। फिर धीरे धीरे गुरु अर्जुन देव जी का टाइम आया। गुरु अर्जुन देव जी जो 5वें सिख गुरु थे, जिनके समय पर मुगलों के संबंध सिखों के साथ थोड़े से बिगड़ से गए। इसके पहले गुरु रामदास जी थे, चौथे गुरु, जिनको अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, जिस जमीन पे एक सरोवर था जो अमृत सरोवर कहलाता था। और उस अमृत सरोवर के आसपास जो है गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने एक जो है अकाल तख्त बनाया और काफ़ी चीज़ें, हरमिंदर साहब का निर्माण किया और वही अमृत सरोवर वाले आसपास की ज़मीन अमृतसर शहर बन गया। फिर गुरु हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, गुरु तेग बहादुर जिन्होंने औरंगजेब से लोहा लिया और औरंगजेब के साथ में उनका संघर्ष हुआ जिसकी वजह से गुरु तेग बहादुर को भी फांसी दी गई और गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने हत्या की थी गुरु अर्जुन देव की, और गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब ने की थी, वो हम पढ़ेंगे भी आगे। और 10वें गुरु थे गोविंद सिंह जी महाराज, जिन्होंने मुगलों के साथ में उनका एक संघर्ष चलता रहा।
तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बाद में एक जो पहले सिख नेता आते हैं जिन्होंने एक सिख राज्य की स्थापना का सपना देखा था, उनका नाम था बंदा बहादुर। बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह महाराज की सेना में एक सिपाही थे, जिन्होंने उनकी मृत्यु के बाद में सिख सेना का नेतृत्व संभाला और मुगल जो शासक थे उनको काफ़ी हद तक परेशान किया। बाद में फर्रुखसियर के समय पर इनकी भी हत्या कर दी गई। उसके बाद में जो सिख राज्य था वो नादिर शाह अब्दाली के आक्रमण के बाद 1739 के बाद पंजाब पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था, अव्यवस्थाएं पंजाब में आ गई थी। फिर अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया तो एक तरह से अराजकता का माहौल था और सिख राज्य जो थे ना वो कई सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड थे, जिनको इतिहास में मिसल कहा जाता है। बच्चा, सिख राज्य 12 मिसलों में विभाजित था। वो 12 मिसल जिनमें एक प्रमुख होता था जिसको हम सरदार कहते थे। क्या कहते थे बच्चा? सरदार कहते थे। और उन 12 मिसलों का क्या रोल था, क्या भूमिका थी? दरअसल पंजाब के ये सभी क्षेत्र जो थे ना 12 मिसलों में विभाजित होने के साथ साथ इसमें कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो काबुल से नियंत्रित किए जाते थे, क्योंकि पंजाब राज्य को अहमद शाह अब्दाली ने अपने राज्य में मिला लिया था, अपने में मर्ज कर लिया था। तो कौन कौन सी 12 मिसल थी जरा देखते हैं। सबसे पहले सुकरकचिया मिसल। सुकरचकिया मिसल के संस्थापक चरत सिंह थे और सुकरचकिया मिसल को आधुनिक पंजाब के निर्माण का क्रेडिट जाता है, सुकरचकिया मिसल को, और इसी से संबंधित थे हमारे महाराजा रणजीत सिंह। फिर इसमें भंगी मिसल आता है। भंगी मिसल के अधीन जो है अमृतसर और लाहौर का बेल्ट पूरा कवर होता था। अहलूवालिया मिसल, सिंहपुरिया, कन्हैया, फुलकिया मिसल, ठीक है। इसके बाद में रामगढ़िया मिसल जो जस्सा सिंह ने बनाई थी, करोड़ खिंदिया मिसल बघेल सिंह ने बनाई, निशान वालिया मिसल सरदार संगत सिंह की, शहीदी मिसल बाबा दीप सिंह की, नकी मिसल हीरा सिंह और बुले वालिया। तो ये दरअसल 12 मिसल थी, यानी 12 कबीले थे सरदारों के जो राजनीतिक तौर पर अलग अलग स्वतंत्र रहते थे। अब इनमें आपसी जो है मतभेद थे और उन मतभेदों के कारण ही फिर महाराजा रणजीत सिंह ने इन सब मिसलों को समाप्त करके एक अखंड पंजाब की नींव रखी थी। महाराजा रणजीत सिंह एक महत्वपूर्ण चरित्र इतिहास का, आधुनिक भारत का। तो इनकी कहानी थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ था 13 नवंबर सन 1780 को। जगह है गुजरावाला। गुजरावाला दरअसल आज की तारीख में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये क्षेत्र आता है, गुजरावाला, ठीक है। अब क्या हुआ कि इनके पिता जो थे ना वो सुकरचकिया मिसल के प्रमुख महासिंह थे। अपने पिता के एकमात्र संतान थे। सन 1780 में जब इनका जन्म हुआ और उसके बाद में 10 साल की उम्र में 1790 में इन्होंने अपनी पहली लड़ाई लड़ी अपने पिता के साथ। 12 वर्ष की उम्र में इनके पिता का देहांत हो गया। 1792 में इनके पिता का देहांत हो गया और ये बन गए राजा। मगर 1792 से 1797 तक इन्होंने राजा के तौर पे स्वतंत्र तरीके से कार्य नहीं किया, ठीक है। दरअसल अ काउंसिल ऑफ रिजेंसी वॉज इस्टेब्लिश। एक काउंसिल ऑफ रिजेंसी का गठन किया गया जिसमें इनकी माता, इनकी सास और अपने एक सरदार थे वो शासन चलाते थे। 1797 में ये इंडिपेंडेंट बन गए और 1797 से लेकर के 1839 तक लगभग 40 साल तक इस व्यक्ति ने स्वतंत्र तरीके से शासन किया। अब जब ये राजा बने उस समय की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी बच्चा कि इनका जो प्रभुत्व था वो रावी और झेलम नदियों के बीच में था। रावी और झेलम नदी के क्षेत्र में इनका पूरा प्रभुत्व था, यानी कि इनकी जो सुकरचकिया मिसल है उसका प्रभुत्व था। फिर रावी और व्यास नदी के बीच में भंगी मिसल का प्रभुत्व था। आप अगर मैप में देखेंगे तो आप एटलस खोल करके बैठे, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर दीजिए और एटलस खोलिए जल्दी से। रावी और जो है व्यास नदी के बीच में पहाड़ों के बेल्ट तक सतलज के क्षेत्र थे में लाहौर अमृतसर जो बेल्ट आता है उसमें भंगी मिसल का आधिपत्य था, ठीक। अब उस समय पर जो एक प्रमुख क्षेत्र था जालंधर पे अहलूवालिया मिसल का आधिपत्य होता था। अमृतसर के उत्तर में एक मिसल थी कन्हैया मिसल, ठीक। इसके अलावा मुल्तान, अटक, पेशावर ये जो बेल्ट थे ये सब जो है अफगानों के अधीन थे और यहाँ पर मुस्लिम सरदार राज करते थे। अफगान अधीन, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान के राज्य में मिलाया था पंजाब को। अब क्या हुआ कि इनका जो
कैंपेनिंग शुरू हुआ वो दरअसल एक अफगान आक्रमण के बाद शुरू हुआ। कैसे, मैं समझाता हूँ। अफगानिस्तान में जब अहमद शाह अब्दाली का मौत हो गया, उसका डेथ हुआ, तो उसके डेथ होने के बाद में उसका एक पोता जमान शाह वहाँ का शासक बना। अब जमान शाह ने क्या किया, काबुल का शासक ने 1798 में पंजाब पर आक्रमण कर दिया, पश्चिमी पंजाब क्षेत्र पर उसने आक्रमण किया। तो उस कैंपेनिंग का रिप्लाई दिया महाराजा रणजीत सिंह ने। अब महाराजा रणजीत सिंह की जो सेना थी वो बड़ी ताकतवर थी और जमान शाह कुछ अपनी पारिवारिक कलह के कारण ही उसको जल्दी वापस काबुल भी भागना था। रणजीत सिंह ने अपनी सेना तैयार करके उसका मुकाबला भी किया। तो जमान शाह जब वापस जा रहा था तो उसकी कुछ तोपें चिनाब नदी में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती बच्चा? चिनाब नदी में, ठीक है ना। जब वहाँ गिर गई तो वो तोपें वो छोड़ गया, डर के मारे भाग गया और बोले भागो भागो भागो, भाई पीछे आ रहा रणजीत सिंह, मारेगा, पकड़ के भगा देगा, मारेगा, दबा देगा हमको। बोले तोपें जान दो भाड़ में, भागो। और वो बेचारा काबुल भाग गया। और रणजीत सिंह थे, बोले यार इसको युद्ध में तो जीता नहीं तोपों को, है ना। तोपें उस समय बहुत इंपॉर्टेंट था भाई, पर उन्होंने मानवता दिखाई और ईमानदारी दिखाई। उन्होंने कहा भाई चिनाब नदी से इस बेचारे की तोपें निकाल लो, और पानी आनी से भीग गई थी, खराब तो हो गई थी, अब अपने क्या काम की, पर उन्होंने कहा भाई भेज दो। तो उन्होंने तोपें सम्मान के साथ वापस काबुल पहुंचा दी जमान शाह के पास। जमान शाह सोचा यार बड़ा अजीब राजा है, बताओ मेरी चीज वापस कर दी। जमान शाह को मतलब अच्छा लगा। उसने कहा जाओ रणजीत सिंह, तुम अभी एक मिसल के प्रमुख हो, मैं तुमको उपाधि देता हूं, टाइटल देता हूं, राजा। तो जमान शाह ने रणजीत सिंह को टाइटल दे दिया बच्चा, राजा का टाइटल दे दिया। याद रखना एग्जाम में पूछा जाएगा रे कि भैया रणजीत सिंह को राजा का टाइटल उपाधि कौन दिया? जमान शाह। कहां का राजा? काबुल का शासक था। क्यों दिया? तोपे पहुंचाने के चक्कर में। यहां तक की कहानी क्लियर है। और जमान शाह ने एक बात और कही, उसने कही कि भैया काबुल की सरकार आपको यह आज़ादी देती है कि आप लाहौर को कैप्चर कर सकते हो। रणजीत सिंह तो मौका चूकने वाले नहीं थे, तुरंत उन्होंने 1799 में काबुल पर क्या कर लिया? लाहौर पर कब्जा कर लिया और लाहौर पर अधिकार करके अफगानों से, पठानों से लाहौर को मुक्ति दिला दिया। इसलिए उनको शेर ए पंजाब का टाइटल दिया जाता है। तो शेर ए पंजाब कौन थे? रणजीत सिंह। क्यों उपाधि मिली थी? लाहौर को विदेशी आक्रमणकारियों से हमेशा के लिए बचाने के लिए। अब यह व्यक्ति जिसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, उस व्यक्ति की मूर्ति को जब कोई पाकिस्तानी तोड़ता है तो गुस्सा आता है, क्योंकि ये अखंड पंजाब का राजा था। वो पंजाब जिसका एक हिस्सा आज पाकिस्तान में भी है। वहां के लोग इतिहास ही भूल जाते हैं, कट्टरता में इतने अंधे हो गए, समझ ही नहीं आता है। भाई आजादी के पहले के सारे वीर सपूत आधुनिक भारत के सब जितने हमारे हैं, उन्होंने उनके लिए भी काम किया, मगर इतिहास को बदल दिया। आज लाहौर की डेमोक्रेसी बदल गई। जो डेमोग्राफी होती है, लाहौर में सन 1941 की जनगणना में लगभग 40-55% के लगभग, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं, पर 40 से 50% के आसपास हिंदू आबादी थी। आज वहाँ पर 2-4% भी नहीं बचे होंगे। तो पिछले 50 सालों में, 70 सालों में बहुत चेंज आया, कट्टरता बहुत ज़्यादा हो गई है भी। तो रणजीत सिंह ने लाहौर को सुरक्षित किया, इसलिए उनको शेर ए पंजाब का उपाधि मिला। अब क्या हुआ कि 12 अप्रैल 1801 को लाहौर में उनकी ताजपोशी की गई। कब की गई? 12 अप्रैल 1801 को पंजाब के महाराज के तौर पर उनकी ताजपोशी की गई। और पता है आपको ताजपोशी किसने की थी? गुरु नानक देव जी के एक वंशज के द्वारा उनकी ताजपोशी की गई थी। किसकी? महाराजा रणजीत सिंह की। ठीक, अब हुआ ये, इसके बाद में अगला कैंपेनिंग हुआ। अच्छा, कुछ लोग हैं ना रणजीत सिंह के पास आए लाहौर में, बोले साहब राजा जी, गुरु की नगरी अमृतसर
बहुत बुरे हालात में है। व्यापारियों को लूटा जाता है, महिलाओं को बेआबरू किया जाता है, आर्थिक तरक्की कुछ होती नहीं है, विदेशी आक्रमणकारी लूट लेते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने तो गुरु जो हमारे हरमिंदर साहब थे उसको तोपों से उड़वा दिया था। बोले गुरु की नगरी की हालत बहुत खराब है। रणजीत सिंह ने कहा ठीक है, अब अमृतसर की देखरेख हम करेंगे, और उन्होंने अगला अभियान कर दिया अमृतसर में। तो 1805 में रणजीत सिंह ने अमृतसर पर जो है अधिकार कर लिया, 1805 में। ठीक, अब जब रणजीत सिंह ने अमृतसर पर अधिकार किया तो वो उस अमृत सरोवर में उन्होंने डुबकी लगाई और उन्होंने देखा, उस सरोवर में से देखा हरमिंदर साहब को। उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने आदेश दिया कि हरमिंदर साहब के ऊपर सोने की परत चढ़ाई जाए। हरमिंदर साहब, और उस सोने की परत चढ़ने के बाद वो पूरा गोल्डन दिखाई देता है, और फिर उसे इतिहास में आज हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। सिखों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक हरमिंदर साहब। तो रणजीत सिंह ने ही गोल्डन टेम्पल पर सोने की परत चढ़ाई थी। वो एक सेक्युलर राजा थे। वो कहते थे कि भाई मुझे भगवान ने एक आंख छीन ली शायद इसलिए कि मैं हर व्यक्ति को बराबर एक ही दृष्टि से देख सकूं। इसीलिए काशी विश्वनाथ मंदिर पर भी उन्होंने सोने की परत चढ़वाई थी। रणजीत सिंह ने चढ़वाई थी। सेक्युलर राजा। उनका एक प्रमुख मंत्री मुसलमान था, सेक्युलर राजा। और आज कुछ कट्टरपंथी लोग इसलिए उनकी मूर्ति तोड़ देते कि वो एक सिख था। भ्रष्ट है, बुद्धि भ्रष्ट कुछ लोगों की। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो अमृतसर को उन्होंने जीता 1805 में, और इस तरह से पंजाब की सांस्कृतिक राजधानी अमृतसर भी उनके अधीन आ गई और राजनीतिक राजधानी लाहौर भी उनके अधीन आ गई। लाहौर बहुत पॉपुलर सिटी बन गया उनके इस टाइम पीरियड में। आर्थिक तौर पे मजबूत, सांस्कृतिक राजधानी अमृतसर, गुरुओं की पवित्र भूमि। और उन्होंने पूरे 40 साल पंजाब में एक शांति व्यवस्था कायम कर दी। अब पंजाब स्टेट को देख लो एक बार रणजीत सिंह के। आप देखेंगे कि पश्चिम में इनका राज्य अफगानिस्तान से टच होता था, ठीक है, और अफगानिस्तान का राज्य रूस से टच होता था। अभी ये आगे कहानी याद रखना, आगे बहुत याद आए, समझ में आएगी, ये चीज़ें फैक्टर आएंगे अभी कि अमृतसर की संधि रणजीत सिंह को करना क्यों पड़ी थी। उसमें मैं बताऊंगा कि रूस का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट था। तो भैया उनका आज का जो गिलगिट बाल्टिस्तान है जो पाकिस्तान के पास है वो रणजीत सिंह का हिस्सा था। खैबर दर्रा उनके पास में था, ठीक है। जो हमारा पंजाब का बेल्ट है पख्तून उनके पास था, ठीक है। जम्मू कश्मीर, इंडस नदी आप देख रहे हैं, लद्दाख ये जो अक्साई चीन आज उनके पास चला गया, पाकिस्तान चाइना के पास में, ये रणजीत सिंह का हिस्सा था। कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये देख रहे हैं आप, इतना बड़ा ग्रेटर पंजाब यार। पंजाब की सारी नदियों का बेल्ट इनके पास था, और पहाड़ी क्षेत्र भी इनके पास थे, पूरे के पूरे पहाड़ी क्षेत्र। इतना बड़ा अखंड पंजाब इन्होंने स्थापित किया था। अब अमृतसर को जीतने के बाद में इन्होंने 1806 में फिरोजपुर, लुधियाना, इन पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया। दरअसल क्या हुआ कि अमृतसर को जब इन्होंने जीता तो रणजीत सिंह की इच्छा थी कि सतलज के पार के भी प्रदेश, सतलज नदी के पूर्व के भी प्रदेश जो है जीता जाए। तो उन्होंने अमृतसर के बाद में फिरोजपुर लुधियाना वाला जो क्षेत्र है ना, इसको वहाँ पर मालवा कहते हैं। बच्चा, एक मालवा अपने एमपी में है ना, ये हमारा मालवा प्रदेश है। वैसे एक मालवा पंजाब में भी है। फिरोजपुर लुधियाना वाला जो बेल्ट है उसे मालवा कहते हैं। सरदार रणजीत सिंह ने इन पर आक्रमण किया। 1806 में लगभग वो अपनी 20,000 की सैनिकों की टुकड़ी के साथ में इस क्षेत्र को कवर करते हैं और कई सारे राज्य जीतते जीतते वापस आते हैं। पटियाला वाला बेल्ट भी उनके अधीन आ गया।
ठीक। अब जब इन्होंने जीत लिया तो ना सतलज नदी 1808 में फिर उन्होंने सतलज नदी पार की और फरीदकोट, मुतेर कोटल और अंबाला पर उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया। तो बार बार सतलज नदी पार कर रहे थे, पूर्व की तरफ जा रहे थे। अब क्या हुआ कि कई सारे ऐसी मिसल थी जो उनके अधीन अपने आप को लड़ना एक्सेप्ट कर रही थी, जैसे अहलूवालिया मिसल। मगर क्या हुआ कि कुछ मिसल ऐसी थी, कुछ राज्य ऐसे थे जो सतलज नदी के पूरब में थे और वो मतलब वो रणजीत सिंह से भयभीत थे। अब वो कहाँ चले गए भाग करके? अंग्रेजों के पास में। बोले साहब साहब बचाओ, साहब बचाओ। अच्छा, अंग्रेजों ने क्या किया कि रणजीत सिंह को वो छेड़ना भी नहीं चाहते थे शुरुआत में। तो उन्होंने क्या किया, जसवंत राव होलकर वो अंग्रेजों से हार करके रणजीत सिंह के पास जाता है, ठीक है, मदद मांगने। और उनको ये लगा अंग्रेजों को कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि रणजीत सिंह इसकी मदद कर दे। वो अमृतसर में ठहरा था। तो अंग्रेजों ने थोड़ा दबाव बनाया रणजीत सिंह पर और फाइनली फिर एक 1807 के आसपास एक संधि होती है जिसमें रणजीत सिंह जो है जसवंत राव होलकर को अपने राज्य से बाहर कर देते, मतलब कोई मदद नहीं देते हैं। अब क्या हुआ बच्चा कि अंग्रेजों के पास जब ये मिसल्स और ये सरदार लोग जाने लगे रणजीत सिंह के खिलाफ, तो उस समय पर अफगानिस्तान में जो शाह शुजा था उसको बेदखल करके वहाँ पर एक दूसरा राजा बैठा था और उसके रूस के साथ संबंध कुछ अच्छे हो रहे थे। तो अंग्रेजों को इस बात का डर था ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान में रूस आ जाए और उस माध्यम से वो पंजाब से होते हुए लुधियाना वाले बेल्ट में आ जाए, जो कि जहाँ पर अंग्रेजों की आर्मी थी। और साथ ही साथ में उनको अंग्रेजों को इस बात का भी डर था, उस समय लॉर्ड मिंटो प्रथम था वायसराय, गवर्नर जनरल, तो उसको इस बात का भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि नेपोलियन भी हिंदुस्तान में आ जाए। उस समय नेपोलियन फ्रांस का सबसे ताकतवर राजा, दुनिया में उथल पुथल मचा रहा था और ब्रिटेन का तो उसका पहले नंबर का दुश्मन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात का भय था कि कहीं नेपोलियन तक यहाँ तक ना आ जाए। तो उनको ये लगा कि रणजीत सिंह के साथ संधि करनी चाहिए और फाइनली ये हुआ कि रणजीत सिंह को अंग्रेजों के साथ में एक संधि करनी पड़ी। इस संधि से एक बात तो समझ में आती है कि रणजीत सिंह थोड़े हीनत्व की भावना में थे, मतलब वो अंग्रेजों से थोड़ा सा पता नहीं किस बात से भयभीत थे। दरअसल पंजाब में उनकी लोकप्रियता और उनका शासन बहुत मजबूत था, पर फिर भी उन्होंने अंग्रेजों के साथ में एक संधि की और इसे इतिहास में बच्चा क्या कहते हैं, अमृतसर की संधि। ये हुई 1809 में। एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस कहानी पढ़ा रहा हूं। 25 अप्रैल 1809 को लॉर्ड मिंटो के प्रतिनिधि मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में और रणजीत सिंह के बीच में एक संधि होती है। इस संधि से पता है क्या हुआ? इस संधि से ये हुआ बच्चा कि जो सतलज नदी है, कौन सी नदी? सतलज नदी। उस सतलज नदी को अंग्रेजों ने, अच्छा अब इसमें देखिएगा ना, सतलज नदी, ठीक। अब सतलज नदी जो है, ये रही सतलज, देख रहे हैं, है ना। सतलज नदी को इधर जम्मू कश्मीर तो पूरा ये पंजाब था उस समय पर, ये रणजीत सिंह के क्षेत्र में अधीन ये था, ये पूरा, है ना, ये वाला जो बेल्ट था ये अंग्रेजों के पास था। तो जो सतलज नदी है, उस सतलज नदी को सीमा रेखा मान लिया गया। किसके बीच में? अंग्रेजों के और रणजीत सिंह के बीच में, ठीक। और इसमें यह भी कहा गया कि भाई ब्रिटिश सरकार और लाहौर राज्य के बीच में मित्रता रहेगी। सतलज नदी के उत्तर में, सतलज नदी के उत्तर में अंग्रेजों का कोई भूमिका नहीं रहेगा। सतलज नदी के पूर्व में रणजीत सिंह की कोई भूमिका नहीं रहेगी। कहानी समझ में आई? तो सतलज नदी को अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच में सीमा रेखा मान लिया गया। सतलज नदी अंग्रेजों रणजीत सिंह के बीच सीमा मान ली गई। पूरब के राज्य अंग्रेजों के हो गए, पूरब के राज्य अंग्रेजों के हो गए, मगर पश्चिम और उत्तर सतलज का, इसमें अंग्रेज इंटरफेयर नहीं करेंगे। उधर ही था कश्मीर और लद्दाख का बेल्ट,
ठीक है। और इसमें यह भी हुई कि लुधियाना में एक अंग्रेजी रेजिमेंट रखा जाएगा, अंग्रेजी एक सेना की टुकड़ी लुधियाना में रहेगी। अब इस संधि से रणजीत सिंह थोड़े से कमज़ोर दिखते हैं, मगर पश्चिम का पूरा बेल्ट जीतना उनके लिए आसान हो गया। इसमें यह भी बात हुई कि यदि सिख और अफगानों के बीच में झगड़ा होता है तो अंग्रेज न्यूट्रल रहेंगे, यह भी इस संधि में बात कही गई थी। तो कुल मिलाकर बच्चा क्या हुआ कि अमृतसर की संधि रणजीत सिंह के लिए पश्चिम में और उत्तर में, सतलज के पूरब में तो अंग्रेज हो गए, वेस्ट में और नॉर्थ में कैंपेनिंग करने के लिए फ्री ऑफ मौका मिल गया। अब इस संधि की क्या विश्लेषण है, क्या इसकी जो एनालिसिस है, ये मेंस का टॉपिक है ना, वी विल डिस्कस इन मेंस एग्जामिनेशन। राइट नाउ वी जस्ट फोकस ऑन द बेसिक्स, ओके। अब इसके बाद में रणजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान को जीत लिया। मुल्तान आज के पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में, इन्होंने मुल्तान को पूरी तरह से जीत लिया। ठीक। दूसरी बात, इसके बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने जो है मुल्तान को जीता, फिर कश्मीर को भी जीत लिया, कश्मीर बेल्ट को जीता। 1823 में पेशावर पर अधिकार कर लिया, पेशावर। ठीक। इस बीच में रणजीत सिंह ने अफगानों के खिलाफ भी कई लड़ाइयाँ लड़ी और उन्होंने पंजाब से, खासतौर पे वेस्टर्न पंजाब से उनको अफगानों को खदेड़ दिया। पेशावर समेत जो पूरा पश्तून का क्षेत्र था उस पर रणजीत सिंह का अधिकार हो गया। ये पहला मौका था जब पश्तूनी लोगों पर किसी गैर मुस्लिम व्यक्ति ने रूल किया, पश्तून बेल्ट पर गैर मुस्लिम बंदे ने रूल किया। और 1813 और 1817 के 37 के बीच में अफगानों और सिखों के बीच में कई सारे युद्ध हुए, जिसमें एक 1837 का युद्ध बड़ा पॉपुलर था। 1837 में एक युद्ध होता है जमरूद का युद्ध, जिसमें अफगानों की सेना को रणजीत सिंह ने पराजित किया। और इस युद्ध में एक बहुत बड़े सेनापति थे हरि सिंह नलवा। हरि सिंह नलवा जो रणजीत सिंह के सेनापति थे, वो इस युद्ध में मारे गए, मगर इसके बाद कभी अफगानों ने हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देखे। इस युद्ध के बाद में रणजीत सिंह जो है ना, अब क्या हुआ, लाहौर में जो शासक था शाह शुजा, जिसको उसके भाई ने भगा दिया था, रणजीत सिंह के पास आया, बोले साहब मुझे सत्ता चाहिए वापस। रणजीत सिंह ने बोला ठीक है दिलवा देंगे, काबुल में बिठा देंगे। इसने कहा कि मैं आपको कोहिनूर हीरा दूंगा। कोहिनूर हीरा, याद आई कहानी? क्यों रे, कोहिनूर हीरे की कहानी याद आई? पहली बार कोहिनूर हीरे की कहानी अलाउद्दीन खिलजी, फिर ग्वालियर से हुमायूं के पास, हुमायूं से अब मुगलों के पास, फिर नादिर शाह अब्दाली ले गया था, याद है? नादिर शाह अब्दाली से फिर अहमद शाह अब्दाली के पास, और उससे बाद में उसके पोतों के पास, और वहाँ से आया रणजीत सिंह के पास, रणजीत सिंह से उनके बेटों के पास, और फिर रणजीत सिंह के पुत्रों से ले लिया डलहौजी ने, और फिर भेज दिया था उसने लंदन में। आज लंदन में है अपना कोहिनूर हीरा। तो जो नादिर शाह अब्दाली लूट कर ले गया था, वो कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि शाह शुजा को उन्होंने काबुल की सत्ता पर फिर से बिठाल दिया था। ठीक है ना। अब इसके बाद में रणजीत सिंह, एक तरह से हम देखें तो रणजीत सिंह ने पूरे ग्रेटर पंजाब की स्थापना तो कर दी थी। ठीक। रणजीत सिंह के इस कैंपेन की वजह से, रणजीत सिंह के इन अभियानों की वजह से, उनकी एक महान उपलब्धि की वजह से, एक फ्रांसीसी यात्री था विक्टर जैक्यूमो। विक्टर जैक्यूमो ने रणजीत सिंह की तुलना कर दी थी किससे? नेपोलियन बोनापार्ट से। जिस तरह से फ्रांस टूटा बिखरा था और उसको यूनाइटेड किया नेपोलियन ने, कुछ उसी प्रकार रणजीत सिंह ने पंजाब में किया। तो विक्टर जैक्यूमो ने रणजीत सिंह की तुलना किससे कर दी बच्चा? नेपोलियन बोनापार्ट से। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है।
रणजीत सिंह ने पहले ऐसे व्यक्ति थे जो ये मानते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है तो यूरोपियन पद्धति पर लड़ना ही पड़ेगा, और रणजीत सिंह ने यूरोपियन ढंग से अपनी एक सेना तैयार की जिसमें सब धर्म के लोग थे, सब अलग अलग देशों के लोग थे, गोरखा थे, उसमें बिहारी, उड़िया, पठान, डोंगर, पंजाबी मुसलमान थे, अमेरिकन, स्वीडिश, डैनिश, पुर्तगीज, ब्रिटिश, स्पेनिश, सब उनके सेना में शामिल थे। रणजीत सिंह जो थे उन्होंने पहली आधुनिक सेना का निर्माण किया। उनकी सरपरस्ती में ही पंजाब बहुत शक्तिशाली राज्य बन गया। इनकी ताकतवर सेना ने बहुत लंबे अरसे तक ब्रिटेन को पंजाब हड़पने से रोका। पंजाब को हड़पने से रोकने में इनकी सेना कामयाब रही। इनके जीते जी पंजाब एक ऐसा सूबा था जिस पर अंग्रेज कभी भी धावा नहीं बोल पाए। इनकी सेना उस समय एशिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना थी, क्योंकि पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी। महाराजा रणजीत सिंह इतने महान थे कि वैसे वो अनपढ़ थे, पता है आपको, उनको बेसिक शिक्षा नहीं मिली थी, मगर अपने राज्य में शिक्षा और कला को बहुत बढ़ावा दिया। एक इतिहासकार हैं J.T. व्हीलर। J.T. व्हीलर ये बोलता है कि अगर रणजीत सिंह एक पीढ़ी पुराने होते, एक जनरेशन ओल्ड होते, तो पूरे हिंदुस्तान को फतेह कर लेते। ये उनका कहना है, इतिहासकार J.T. व्हीलर का। ठीक, महाराजा रणजीत सिंह ने एक धर्मनिरपेक्ष पंजाब में कानून व्यवस्था कायम की। उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि पंजाब में इतनी अव्यवस्थाएं थी, इतने सरदार थे, इतने परिस्थितियां विभिन्नता से भरी हुई थी, अफगानी, मुस्लिम, हिंदू, सिख, पहाड़ी राज्य, मैदानी राज्य, मगर इन्होंने एक कानून व्यवस्था कायम की। कभी भी इन्होंने किसी को अपने राज्य में मृत्युदंड नहीं दिया, कभी नहीं दिया मृत्युदंड। उनका सूबा पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष था और उन्होंने अपने राज्य में हिंदुओं और सिखों से जो जजिया वसूला जाता था अफगानों द्वारा, उस पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी। वो धर्म से सिख धर्म के अनुयायी थे, अपनी सरकार को खालसा सरकार कहते थे। उन्होंने कभी ताज नहीं पहना, क्योंकि खालसा सरकार में हर व्यक्ति बराबर होता है, परंतु उन्होंने अपनी जनता को कभी भी सिख धर्म अपनाने के लिए फोर्स नहीं किया, जबरदस्ती नहीं की। ये उनका धर्मनिरपेक्ष चरित्र था। उन्होंने सिख, हिंदू, ईसाई, अमीर, गरीब, वो कहते थे ना कि भगवान ने मुझे एक आंख दी क्योंकि मुझे हर कोई बराबर दिखता है। और उन्होंने तख्त सिंह पटना साहिब और तख्त सिंह हुजूर साहिब का निर्माण कराया। अमृतसर में हरमिंदर गुरुद्वारा, मैंने कहा, गोल्डन टेम्पल, सोना मढ़वाया। अब दशकों तक शासन करने के बाद 27 जून 1739 को रणजीत सिंह का देहांत हो गया। इतना महान साम्राज्य बनाया, मगर उनकी मृत्यु के 10 साल के भीतर ये साम्राज्य चरमरा गया और अंग्रेजों के अधीन चला गया। 10 साल के भीतर। कारण हम पढ़ेंगे आगे। ठीक, रणजीत सिंह की सेना और रणजीत सिंह के प्रशासन पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। उनकी स्थायी सेना थी जिसको फौज ए आइन कहा जाता था। ठीक, रणजीत सिंह की सेना बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसको हम फौज ए आइन कहते थे। उनकी सेना में बहुत बड़े बड़े सेनापति थे, जिनमें एक नाम था जहां हरि सिंह नलवा। प्राण सुख यादव, ये उनकी सेना का बहुत बड़ा सेनापति था। गुरमुख सिंह लांबा। दीवान थे मोखम चंद, ये उनके सीनियर थे बहुत, मगर बहुत बड़े योद्धा थे। वीर सिंह ढिल्लों, ये भारतीय जनरल थे।
तो एक फ्रांस का था जीन फ्रैंकोइस, उनकी सेना का सेनापति। क्लाउड आर्गस्ट इटली का था। बाप्टिस्टे वेंचुरा। पाउलो अमेरिका से जोसिया हर्नान, और स्कॉटलैंड से थे अलेक्जेंडर गार्डनर। ये कुछ उनके सेनापति थे। और सिख धर्म में क्योंकि हर व्यक्ति को बराबर माना जाता है, इसको ध्यान में रखते हुए वो कभी भी गद्दी पर नहीं बैठे। मैंने आपको बताया महाराजा रणजीत सिंह के प्रशासन में उनकी सरकार को सरकार ए खालसा कहते थे, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव जी के नाम के ही सिक्के चलवाए थे। महाराजा रणजीत सिंह टैक्सेशन को लेकर के थोड़े स्ट्रिक्ट थे और 33% से 40% तक वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। रणजीत सिंह की सरकार, ठीक है, प्रशासन में धर्मनिरपेक्ष नीति, और उनके एक प्रमुख मंत्री थे अजीजुद्दीन, जो मुसलमान थे। वो न्यायप्रिय और सहनशील राजा थे। आपको पता है कि उनके महल के बाहर एक बहुत बड़ी ना पेटी रखी होती थी। पेटी, संदूक। संदूक में क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी या अपनी कोई भी शिकायत उस पेटी में डाल सकता था, और उसकी चाबी रणजीत सिंह के पास होती थी। तो सोशल वेलफेयर रूलर थे, और वो जो पत्र पढ़ते थे उस पर तुरंत एक्शन भी लिया जाता था। रणजीत सिंह एक ऐसे सेनापति थे, एक ऐसे शासक थे जिन्होंने जनहित का हमेशा ध्यान लड़ा। जनहित। रणजीत सिंह के कार्यों के बारे में उनका जब हम विश्लेषण करते हैं तो 2-3 चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट तौर पे समझना पड़ेगी। सबसे पहली एक चीज़ जो ज़रूरी है वो ये कि उन्होंने अपनी सल्तनत के दौरान राज्य का प्रशासन इस तरह से चलाया कि सारी सत्ता उन्होंने अपने हाथ में केंद्रित रखी। सारी सत्ता, केंद्र सरकार, फिर सूबों के नीचे जिला, मगर सारी पावर जो थी वो सेंट्रलाइज कर ली। और यही कारण बना कि उनकी सल्तनत उनके मरने के 10 साल के भीतर समाप्त हो गई। कई सारे मिसल के जो सरदार थे ना, जिन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार की थी, उनको उन्होंने दरबार में और प्रशासन में बड़े बड़े पद दिए। यूरोपीय ढंग से सेना तैयार की, लाहौर में गोला बारूद का एक कारखाना खोला, सेना को हिंदू, मुस्लिम, सिख सब धर्मों से के साथ में जोड़ करके रखा। उनकी सेना खालसा सेना उनके एक इशारे पर कुछ भी कर सकती थी। परंतु उनकी मृत्यु के बाद इस सेना का अनुशासन समाप्त हो गया। सेना के सरदार महत्वाकांक्षी हो गए और उनकी मृत्यु के बाद ये मराठा सिख साम्राज्य अंग्रेजी साम्राज्य के आगे घुटने टेक देता है। रणजीत सिंह के बाद रणजीत सिंह ना एक सिस्टम कायम नहीं कर पाए। वो वैसे ही रहे जैसे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज, जो खुद तो जोश जुनून पैदा कर पाए मगर सिस्टम नहीं कर पाए। उनके उत्तराधिकारी थोड़े अयोग्य थे, मगर मराठा साम्राज्य फिर से एक महान साम्राज्य में परिवर्तित हो गया शिवाजी के बाद। मगर रणजीत सिंह के साथ ऐसा नहीं हो पाया। उनके उत्तराधिकारी अयोग्य रहे और अंग्रेजों ने सबसे पहले पंजाब को फिर मर्ज कर लिया। तो रणजीत सिंह की ये स्टोरी थी। रणजीत सिंह के कार्य, उनके लोक कल्याणकारी कार्य, उनकी राजस्व व्यवस्था बहुत अच्छी थी, मगर उनकी मृत्यु के बाद पंजाब राज्य टूट गया, बिखर गया। कैसे, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। और ये चीज़ समझने के लिए हमें रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों पर एक नज़र दौड़ानी पड़ेगी। सबसे पहले इस मैप पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सुकरचकिया मिसल में सबसे प्रमुख एक चंद्रा सिंह सिंधीवाला शाखा के वंशज थे। फिर नोक सिंह थे। नोक सिंह के बाद में फिर चरत सिंह। चरत सिंह को सुकरचकिया मिसल के वास्तविक संस्थापक कहते हैं। चरत सिंह के बाद में महासिंह,
जो 1774 से 1792 तक रहे, इनके पिता, इन रणजीत सिंह के पिता, और महासिंह के बाद आ गए फिर रणजीत सिंह। ठीक है, रणजीत सिंह जो थे उनका विवाह जिद के राजा थे गजपति सिंह, उनसे हुआ था, उनकी पुत्री से। ठीक, अब रणजीत सिंह के बाद में क्या हुआ बच्चा, अब यहां से चीज समझना। रणजीत सिंह के निधन होने हुआ था 1839 में, मगर रणजीत सिंह की 5 विवाह हुए थे, 5 शादियां। पहली मेहताब कौर, मैंने बताया, ठीक है, जिद की प्रिंसेस थी। राज कौर, दया कौर, रतन कौर और रानी जिंदा। रानी जिंदा जो थी ये इनकी अंतिम 5वीं वाइफ थी और बहुत ही यंग वाइफ थी। साथ ही साथ में जिंदा जो थी वो एक पॉलिटिकल एम्बिशियस वुमेन भी थी और प्रशासन में थोड़ा अपना नियंत्रण भी रखती थी। इनकी कहानी हम आगे अभी पढ़ेंगे कि कैसे आंग्ल सिख युद्ध हुआ और उसमें रानी जिंदा की क्या भूमिका थी। अब रणजीत सिंह जो थे उनके पुत्र खड़क सिंह, ठीक है, शेर सिंह, तारा सिंह, कमसीर सिंह, पिशोरा सिंह, मुल्तान सिंह और दिलीप सिंह। दिलीप सिंह जो थे वो अंतिम सिख शासक, तो ये इनके पुत्र थे। ठीक है, खड़क सिंह, शेरा सिंह, सब कुछ। अब इनकी स्टोरीज क्या थी इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे आंग्ल सिख युद्ध हुआ और क्यों हुआ और कैसे पंजाब डलहौजी की महत्वाकांक्षा का शिकार बन गया और इतना समृद्ध प्रांत अपना अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन नतमस्तक हो गया। अगली क्लास में तो जुड़े रहिए भैया नॉलेज कैंपस के इस चैनल के साथ में, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आधुनिक भारत, पूरा आधुनिक भारत हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरीके से आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आपके प्रश्न हो तो हमें कमेंट करिए, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।